वालेकुम क्लास 9। इसकी पांचवी टाइप है हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन हम फाइंड करने के लिए हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। एज वी नो द पॉइंट स्लोप फॉर्म of the straight line जैसे कि मैं बताया कि जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की वो क्या है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका मतलब इसमें पॉइंट होगा और स्लोप होगी। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो हमें पता है m की वैल्यू क्या होती है, m स्लोप है और m की वैल्यू क्या होती है tan अल्फा के इक्वल होता है। m tan अल्फा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम m की वैल्यू क्या पुट कर देंगे tan अल्फा। y माइनस y1 इज इक्वल टू tan अल्फा x माइनस x1। अब एक और फार्मूला है जो हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा हुआ है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। यहाँ पे एंगल क्या हमारे पास अल्फा, तो tan अल्फा किसके इक्वल होगा sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम tan अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा। y माइनस y1 इज इक्वल टू sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा x माइनस x1। उसके बाद sin अल्फा जो है वो यहाँ पे x माइनस x1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर। तो हम sin अल्फा को इक्वल के इस साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। y माइनस y1 sin अल्फा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय sin अल्फा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ऊपर क्या है हमारे पास x माइनस x1 डिवाइडेड बाय नीचे cos अल्फा। ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू है x माइनस x1 और नीचे cos अल्फा। तो ये हमारे पास क्या है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इज द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारे पास है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। टाइप नंबर 6 हमारे पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। हमने स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म कैलकुलेट कर ली है। ये x एक्सिस है हमारे पास और ये y एक्सिस। An equation of the line of the non-vertical line L an equation of the non-vertical line L such that the length of the perpendicular from the origin to line L। उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो नॉन वर्टिकल है। नॉन वर्टिकल यानी कि बिल्कुल सीधी, वर्टिकल क्या होता है सीधी। अब नॉन वर्टिकल इसका मतलब सीधी नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी होगी, इस तरह से हो सकती है, इस तरह से थोड़ी सी टेढ़ी होगी, बिल्कुल सीधी नहीं होगी, थोड़ी सी टेढ़ी होगी। तो हम एक नॉन वर्टिकल लाइन कंसीडर कर लेते हैं। ये एक नॉन वर्टिकल लाइन है, इस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। एन इक्वेशन ऑफ द नॉन वर्टिकल लाइन एल, इसको हम एल का नाम दे देते हैं। ये लाइन एल है हमारे पास such that the length of the perpendicular, अब परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अब परपेंडिकुलर क्या होता है,
अगर एक लाइन इस तरह से हो और एक इस तरह से हो, दोनों लाइन फिर परपेंडिकुलर होंगी, यानी इनके दरमियान 90 का एंगल बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। जैसे यहाँ पे ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर थी, तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों इस तरह से परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। Such that the length of the perpendicular from the origin O, कि जो परपेंडिकुलर है वो ओरिजिन O से कहाँ तक का होगा, ओरिजिन O से उस लाइन तक एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और उसकी लेंथ क्या होगी, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन O टू द लाइन L इज, हम P ऐड कर लेते हैं कि जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है ओरिजिन से लेके उस लाइन L तक, उसकी लेंथ क्या है हमारे पास P, हम उसको P ऐड कर लेते हैं। उसके बाद ये जो लाइन है ये y एक्सिस को भी कट कर रही है और x एक्सिस को भी कट कर रही है। हम फर्ज कर लेते हैं कि पॉइंट B पे y एक्सिस को कट कर रही है और पॉइंट A पे x एक्सिस को कट कर रही है। हमने लाइन L की इक्वेशन फाइंड करनी है। कि इस लाइन का O से जो L तक जो परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया है उसका डिस्टेंस क्या है हमारे पास, उसकी लेंथ क्या है P। उसके बाद अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर। कि अल्फा जो है वो इस परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन है, इस लाइन की इंक्लिनेशन है। अब किसी भी लाइन की इंक्लिनेशन क्या होती है, अगर वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाए तो उस एंगल को उस लाइन की इंक्लिनेशन कहते हैं। हमने यहाँ पे लेट किया है कि वो इसकी इंक्लिनेशन क्या है, अल्फा, किसकी, परपेंडिकुलर की। इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो जो एंगल बनाएगी वो इसकी इंक्लिनेशन होगी। तो यहाँ पे ये जो लाइन थी ये अल्फा एंगल बना रही थी, तो ये अल्फा जो है उस लाइन की इंक्लिनेशन होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। अगर वो कहे कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन उसको प्रूव करें तो आपने पहले ये स्टेटमेंट लिखनी है, ये स्टेटमेंट लिख के ये सारी स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद इसका प्रूफ करना है। पहले इसका फॉर्मूला लिखना है आपने यहाँ पे, ऑफ द परपेंडिकुलर इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन हमारे पास है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो स्टेटमेंट में आपने यहाँ से यहाँ तक ये सारी स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद इसका प्रूफ लिखना है। अब इसको हम प्रूव करेंगे कि जो नॉर्मल फॉर्म है वो इसके इक्वल है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। लेट कर लेते हैं, लेट द लाइन L passes through। अगर किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी तो मैंने आपको बताया था एक वेरिएबल पॉइंट ले लेना है, तो यहाँ पे भी हम वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे। तो लेट द लाइन L passes through the point P। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x y। लेट द लाइन L passes through the point P which cuts, एक लाइन है जो लाइन पास कर रही है किस पॉइंट से, एक्स वाई पॉइंट से, और वो एक्स और वाई एक्सिस को कट कर रही है, which cuts x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस को ये लाइन कट कर रही है किस पॉइंट पे, पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली का मतलब यह है कि जो x एक्सिस को वो लाइन पॉइंट A पे कट कर रही है और y एक्सिस को वो लाइन पॉइंट B पे कट कर रही है।
अब यहाँ पे ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास टू इंटरसेप्ट है, एक एक्स इंटरसेप्ट है और एक वाई इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे हम इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, टू इंटरसेप्ट वाला। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या थी? द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज x by a, x इंटरसेप्ट था, x के नीचे x इंटरसेप्ट था प्लस y by y इंटरसेप्ट, x के नीचे x इंटरसेप्ट था और y के नीचे y इंटरसेप्ट था इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास था टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास दो इंटरसेप्ट है, एक a और एक b। तो ये दो इंटरसेप्ट फॉर्म है और वहां पे हमारे पास x इंटरसेप्ट a था तो x by a प्लस y by b हमने यूज किया था। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरसेप्ट क्या है? 0 से a तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास x इंटरसेप्ट होगा और 0 से b तक का जो डिस्टेंस होगा वो y इंटरसेप्ट होगा। क्योंकि जब हमने देखा था एक लाइन थी ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, एक लाइन थी जो x एक्सिस को 0.3 पे कट कर रही थी। यहाँ पे 0.3 था, ये 0.2 और ये 1 और ये 0, 0.3 पे कट कर रही थी। लेकिन यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं पता कि यहाँ पे ये किस पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर रही है। अगर ये 0.3 पे कट कर रही है इसका मतलब क्या है? यहाँ 0 से यानी ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 3 है। ओरिजिन से इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो 3 है। इसी तरह यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं पता कि वो किस पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसका मतलब यही है ना कि वो 0 से a तक का जो भी डिस्टेंस होगा वो हमारे पास x इंटरसेप्ट होगा। इसी तरह यहाँ पे 0 से b तक का जो डिस्टेंस होगा वो y इंटरसेप्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे हमें पॉइंट्स नहीं पता कि ये जो लाइन है वो किस पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर रही है और किस पॉइंट पे y एक्सिस को कट कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास x इंटरसेप्ट क्या होगा? 0 से a तक का जो डिस्टेंस है, 0 से a तक का जो डिस्टेंस है वो x इंटरसेप्ट होगा और 0 से b तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास y इंटरसेप्ट होगा। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट की जगह पे क्या लिखेंगे? OA का डिस्टेंस, सो x by OA डिस्टेंस प्लस y by OB डिस्टेंस इज इक्वल टू 1। अब अगर हम OA डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड कर लें और OB का डिस्टेंस फाइंड कर लें, यानी इनकी वैल्यूज अगर हम फाइंड कर लें और इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो पहले OA डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर OB डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम। तो यहाँ पे हम पहले OA की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो OA की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये वाले ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। इस तरह से हमारे पास ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 का एंगल है तो यहाँ पे भी 90 का एंगल है। तो यहाँ पे हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है, उसके अलावा यहाँ पे अल्फा एंगल बन रहा है। तो जहाँ पे 90 और अल्फा का एंगल हो वो हमारे पास बेस होती है और जहाँ पे 90 का एंगल हो वो वाली लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये वाली लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर होगी और ये जो लास्ट वाली लाइन है ये हाइपोटेन्यूज होगी। अगर आप इस ट्रायंगल को इस तरह से देखें तो ये ट्रायंगल इस तरह से है, ये हमारे पास बेस है, ये अल्फा एंगल है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। इसको अगर हम सीधा करके देखें तो ये इस तरह से बन रही है। तो यहाँ से हमने OA की वैल्यू फाइंड करनी है। इस ट्रायंगल में से हमने OA की वैल्यू फाइंड करनी है। O क्या है? यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे पास O है, यानी यहाँ से यहाँ तक हाइपोटेन्यूज हमारे पास O है। ओ सॉरी, O से A तक हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। उसके बाद बेस क्या है हमारे पास? OB और परपेंडिकुलर A भी है। तो यहाँ से हमने OA की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम अगर अल्फा एंगल यूज करें, यहाँ पे हमें जो बेस है यानी ये वाली जो लाइन थी हमें उसकी लेंथ क्या गिवन थी? P। ये वाली जो लाइन है उसकी लेंथ हमें P गिवन है, इस लाइन की लेंथ गिवन है P
बाकी इन दोनों साइड्स की लेंथ नहीं गिवन। यानी हमें बेस गिवन है, और बेस किस फार्मूले में यूज होता है, एक tan और एक cos के फार्मूले में बेस यूज होता है। तो हम tan या cos का फार्मूला अप्लाई करके तो OA की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए, तो बेस की है, हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए, और बेस और हाइपोटेन्यूज किस फार्मूले में यूज होता है, cos के फार्मूले में, इसलिए हम यहाँ पे cos, हम इसको r का नाम दे देते हैं, ये O है, ये A और ये R। तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है OAR। इन a right angle triangle इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है कि O से R तक का जो डिस्टेंस है वो P के इक्वल है। अब यहाँ पे हम cos का फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है, क्योंकि बेस वाली साइड हमें गिवन है और हाइपोटेन्यूज वाली साइड हमें फाइंड करनी है, तो इसलिए हम cos का फार्मूला यूज करेंगे। cos अल्फा इज इक्वल टू, cos का फार्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हमारे पास OR डिस्टेंस, O से R तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास बेस है, उसके बाद डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास O से A तक का जो डिस्टेंस है वो हाइपोटेन्यूज है। cos अल्फा इज इक्वल टू O से R तक का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, O से R तक का डिस्टेंस P है हमारे पास P, और O से A तक का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो ये ऐसे ही आएगा OA डिस्टेंस। अब उसके बाद OA डिस्टेंस जो है हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 1 इक्वल के इस साइड पे जाके P से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और OA इक्वल के इस साइड पे आके cos अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो cos अल्फा OA डिस्टेंस इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1। तो P को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P आएगा, P इज इक्वल टू OA डिस्टेंस cos अल्फा। अब हमने OA डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, cos अल्फा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। OA डिस्टेंस इज इक्वल टू P बाय cos अल्फा। तो हमारे पास OA डिस्टेंस की वैल्यू आ गई है P बाय cos अल्फा। अब हम OB डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर, इसको 1 कह देते हैं, इसको रहने देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके OA की वैल्यू और OB की वैल्यू पुट करके हम नॉर्मल फॉर्म फाइंड कर लेंगे। यूज करके OB डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हमने ये वाली ट्रायंगल यूज की थी, अब हम ये वाली ट्रायंगल यूज करेंगे। तो ये वाली ट्रायंगल क्या है हमारे पास, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक अल्फा एंगल है। लेकिन अगर हम इस पूरी ट्रायंगल को कंसीडर करें यहाँ से यहाँ तक, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, यानी कि ये जो पूरा है ये 90 का एंगल बन रहा है, पूरा 90 का एंगल है। लेकिन उन्होंने कहा हाफ जो है यहाँ से यहाँ तक ये अल्फा है, पूरा 90 का है, ये वाला हाफ अल्फा है, तो ये वाला हाफ कितना होगा, यानी कि जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था, पूरी ये जो लाइन है उसकी लेंथ हमारे पास 10 है, पूरी लाइन AB की लेंथ हमारे पास 10 है, और A से लेके C तक हमारे पास 5 है। तो हमारे पास बाकी हाफ लाइन की लेंथ कैसे आएगी, अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, टोटल में से हाफ लाइन की जो लेंथ है उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो बाकी हाफ लाइन की लेंथ हमारे पास आएगी। इसी तरह यहाँ पे जो टोटल लाइन है, ये टोटल एंगल है हमारे पास 90 है, यानी कि टोटल एंगल यहाँ पे हमारे पास 90 है, और हाफ लाइन का जो एंगल, हाफ एंगल जो है वो हमारे पास अल्फा है। अब हमने बाकी हाफ एंगल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो यानी कि हमारे पास ये वाला हाफ एंगल है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस अल्फा। तो ये हमारे पास ये वाली ट्रायंगल है, इसका एंगल आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। ये वाली ट्रायंगल हमने कंसीडर कर ली O, R और B। ये वाली ट्रायंगल हमने कंसीडर की है O, R और B। अब यहाँ से हमने OB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जैसे हमने इस ट्रायंगल में किया था कि जहाँ पे 90 और अल्फा एंगल होगा वो साइड कौन सी होगी, वो बेस वाली साइड होगी। उसके अलावा जहाँ पे 90 का एंगल होगा वो वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और उसके अलावा जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो यहाँ पे हमें OR की वैल्यू गिवन है, वो P है, कि O से लेके R तक का डिस्टेंस P है,
यानी कि हमें बेस की वैल्यू गिवन है और हमने ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस फॉर्मूले में यूज होता है? cos के फॉर्मूले में। इसलिए हम यहाँ पे cos का फॉर्मूला यूज करेंगे। cos एंगल कौन सा यूज होगा? ये वाला cos 90 माइनस अल्फा। अगर आप एंगल के लिहाज से देखें तो ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी। cos 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बेस वाली साइड क्या हमारे पास OR डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास OB डिस्टेंस। अब हमने ये चैप्टर 6 में किया था कि अगर यहाँ पे 90 का एंगल होगा तो इसका मतलब cos जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे cos जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा और उसके बाद उसके साथ कौन सा एंगल आएगा? ये जो बाद वाला एंगल होगा। तो यहाँ पे बाद वाला एंगल कौन सा? अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा आएगा इज इक्वल टू OR डिस्टेंस क्या हमारे पास P कि O से R तक का डिस्टेंस हमारे पास P है। उसके बाद OB डिस्टेंस हमें फाइंड करना है तो वो एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे ही कर लें। OB जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने OB डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी, तो sin अल्फा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। OB डिस्टेंस इज इक्वल टू P बाय sin अल्फा। अब एक वैल्यू OA की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है और OB डिस्टेंस की वैल्यू भी आ गई है। अब इन दोनों की वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यूज ऑफ OA distance and OB distance in equation 1. Equation 1 क्या थी हमारे पास? x by OA distance plus y by OB distance is equal to 1. x as it is आएगा, OA distance की वैल्यू क्या हमारे पास? p by cos alpha, p by cos alpha plus y as it is OB distance की वैल्यू क्या हमारे पास? p by sin अल्फा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे cos अल्फा जो है यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x cos अल्फा डिवाइडेड बाय p प्लस y sin अल्फा डिवाइडेड बाय p। क्योंकि अगर हम इसको देखें तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? x डिवाइड बाय p बाय cos अल्फा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय, डिवाइड की जगह पे ये वाला साइन यूज कर दिया, डिवाइडेड बाय p बाय cos अल्फा। अब डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं, तो जो दूसरी फ्रैक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, उसका रेसिप्रोकल आ जाता है। नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। सो x मल्टीप्लाई cos अल्फा ऊपर चला जाएगा और p नीचे आ जाएगा। तो इसलिए जो x है वो cos अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे p आएगा। अगर आपने इसको इस तरह से करना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1। अब हमें प्रूफ में क्या चाहिए था? प्रूफ क्या था हमारे पास? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, यानी इक्वल के इस साइड पे p चाहिए। तो यहाँ पे p बनाने के लिए हम p से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय p। दोनों साइड्स पे हम p से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इस वैल्यू को p से मल्टीप्लाई करेंगे, x cos अल्फा डिवाइडेड बाय p मल्टीप्लाई कर, हर वैल्यू को हम p से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस वैल्यू को p से मल्टीप्लाई किया है प्लस, अब दूसरी वैल्यू को p से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू को यानी 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई ये p से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x cos अल्फा, ये वाला p इस p से कैंसिल हो जाएगा तो y sin अल्फा। अब 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास p आएगा। तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म आ गई है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन।